गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 11वीं क्लास में पाठ 5 धंधा की सेवाओं के स्वरूप 1 में साझेदारों के प्रकार के विषय में बताऊंगी। इसके पहले हम लोगों ने साझेदार की सीमाएं, उसके स्वरूप के विषय में जाना, अब उसके प्रकार के विषय में जानेंगे। साझेदार के प्रकार में पहला है सक्रिय साझेदार। साझेदारी कानून के अनुसार यदि व्यक्ति साझेदार बने और पीढ़ी के संचालन में सक्रिय रुचि लेकर कार्य करे तो उसे सक्रिय साझेदार कहते हैं। ऐसा साझेदार लाभ हानि में निश्चित किया गया भाग प्राप्त करता है। पीढ़ी के कार्यों के लिए अन्य साझेदारों का एजेंट माना जाता है। सक्रिय साझेदार कैसे होते हैं? मान लो साझेदारी कानून के अनुसार यदि व्यक्ति साझेदार बनता है तो उसको पीढ़ी के संचालन के लिए रुचि लेना पड़ता है, उसके लिए कार्य करना पड़ता है, तो वो सक्रिय साझेदार होता है। ऐसे साझेदार जो रहते हैं वो लाभ हानि में निश्चित किए गए भाग प्राप्त करते हैं। लाभ हुआ तो उनका, हानि हुआ तो भी उनकी। पीढ़ी के कार्यों के लिए अन्य साझेदारों का एजेंट माने जाते हैं वो। दूसरा है निष्क्रिय साझेदार। यदि साझेदार साझेदारी करार के अनुसार पीढ़ी का साझेदार बने, लाभ हानि उठाए, परंतु पीढ़ी के संचालन में सक्रिय रूप से भाग न लेता हो तो उसे निष्क्रिय होने के बावजूद अन्य साझेदारों की तरह पीढ़ी में उसका दायित्व असीमित हो जाता है। तीसरा है नाम मात्र का साझेदार। नवीन स्थापित होती पीढ़ी का शीघ्र विकास करने तथा प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने नाम का उपयोग पीढ़ी को करने दे तो उसे नाम मात्र का साझेदार कहते हैं। नाम मात्र का साझेदार पीढ़ी में पूंजी नहीं लाता है, ये मात्र अपने नाम का उपयोग पीढ़ी को करने देता है, जिससे पीढ़ी की साख में वृद्धि होती है, परंतु उसका दायित्व अन्य साझेदारों की तरह असीमित होता है। चौथा है मात्र लाभ का साझेदार। जब किसी व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता या ज्ञान तथा अनुभव का लाभ लेने के लिए उसे पीढ़ी में साझेदार बनाया जाए तब उसे मात्र लाभ का साझेदार कहा जाता है। लाभ का साझेदार पीढ़ी में पूंजी लाए या न लाए, फिर भी उसे लाभ में से हिस्सा दिया जाता है। पीढ़ी की हानि में उसका किसी प्रकार का भाग नहीं होता है। लाभ मात्र का साझेदार में क्या रहता है? जब व्यक्ति विशिष्ट योग्यता और ज्ञान का अनुभव लाभ लेने के लिए उसे पीढ़ी में साझेदार बनाया जाता है, तब क्या होता है? उसे मात्र लाभ का साझेदार कहा जाता है। लाभ का साझेदार पीढ़ी में पूंजी लाए या न लाए, फिर भी उसे लाभ में से हिस्सा मिलता है। उसमें क्या है? वो लाभ कमाए या हानि कमाए, फिर भी उसको लाभ ही मिलता है। पीढ़ी की हानि में उसका किसी प्रकार का भाग नहीं होता। अगर पीढ़ी में कोई हानि हो रही है तो उसमें उसका किसी प्रकार का भाग नहीं होता है। मान लिया गया साझेदार। जिस व्यक्ति ने साझेदारी अनुबंध न किया हो, पीढ़ी में पूंजी न लाता हो तथा लाभ में से हिस्सा न प्राप्त करता हो, उसके व्यवहार के आधार पर त्राहित व्यक्ति उसको साझेदार मान लेता है। इसके कारण उसे मान लिया गया साझेदार कहते हैं। संचालन या लाभ में भाग न लेने के बावजूद भी त्राहित द्वारा उसकी साख को ध्यान में रखते हुए पीढ़ी के साथ व्यवहार करने से उसका दायित्व असीमित हो जाता है। छठवां है अवयस्क साझेदार। भारतीय अधिनियम के अनुसार मात्र वयस्क व्यक्ति ही अनुबंध करने के योग्य होता है। इसलिए वयस्क व्यक्ति साझेदार बन सकता है, नाबालिग व्यक्ति नहीं। वयस्क व्यक्ति यानी कि जब व्यक्ति 18 साल के ऊपर हो तभी वो साझेदार बन सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर
सारी समझदारियाँ आ जाती हैं। अगर वो नाबालिग हो तो वो साझेदार नहीं बन सकता है। यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो उसके अवयस्क बालक को साझेदार बनाया जा सकता है। अगर मान लो 4 लोग साझेदार हैं, उसमें से किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाए तो उसका अवयस्क बालक यानी कि जो उम्र में हो जाए उसका बालक, तो उसकी जगह उसको साझेदार बना सकते हैं। अवयस्क साझेदार का पीढ़ी के ऋण चुकाने के संबंध में कोई दायित्व नहीं होता है। जो अवयस्क साझेदार बनता है, अगर पीढ़ी में किसी प्रकार का ऋण है तो वो नहीं चुकाएगा, उसका कोई दायित्व नहीं बनता है कि वो उसके ऋण को पूरा करे। नाबालिग साझेदार की निजी संपत्ति लेनदार जब्त नहीं कर सकता। जब वह वयस्क हो जाए तब उसकी इच्छा हो तो दूसरे साझेदारों की तरह वो भी सामान्य साझेदार बन सकता है। अब है साझेदारी पीढ़ी के प्रकार। देखो, साझेदारी पीढ़ी के 4 प्रकार हैं। अवधि के अनुसार, दूसरा दायित्व के अनुसार, तीसरा धंधे के अनुसार, चौथा पंजीकरण के अनुसार। अवधि के अनुसार में क्या है? पहला ऐच्छिक साझेदारी पीढ़ी, निश्चित अवधि की साझेदारी पीढ़ी और तीसरा है निश्चित कार्य के लिए साझेदारी पीढ़ी। ऐसे ही देखो, अवधि के अनुसार में 3 प्रकार है, दायित्व में भी 2 है, धंधे में भी 2 है और पंजीकरण में भी 2 है। तो बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको ये साझेदारी पीढ़ी के प्रकार के विषय में बताऊंगी। आज के वीडियो में मैं अवधि के अनुसार, दायित्व के अनुसार और धंधे के अनुसार और पंजीकरण के अनुसार ये साझेदारी पीढ़ी के प्रकार हैं। इसमें कौन सी चीज़ें कहाँ क्या करनी है क्या नहीं, इन सब के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।